अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डायलॉग विद हिस्ट्री में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम ज़फ़र और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और उमर जावेद। आफ्ताब साहब, वैसे हम तारीख़ी और तहज़ीबी तौर पर अपनी कल्चरल पॉलिसी वज़ा नहीं कर सके, अपना सॉफ्ट इमेज हम कैसे उजागर कर सकते हैं? ये आपने दो चीज़ें पूछी हैं कि हम कल्चरल पॉलिसी वज़ा नहीं कर सके, और दूसरा ये कि हम सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान कैसे दिखा सकते हैं दुनिया को। मैं समझता हूँ कि हम दीगर बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ कल्चर में भी बेपनाह मुनाफ़कत का शिकार है। मुनाफिक हैं बतौर कौम, बतौर पीपल ऑफ दिस टेरिटरी, पीपल ऑफ दिस रीजन, एक अजीब बीमारी का शिकार हैं कि जानते बूझते कि हकीकत क्या है उसका इकरार नहीं करते, या हमारे असातिज़ा ने ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि हमें समझाएं कि भाई तुम्हारा कल्चर दरअसल है क्या। तीसरा ये कि बड़ी हद तक हम काबिल माफ़ी भी हैं क्योंकि हमारी पैदाइश बड़े ही अजीब हालात में हुई। हम आधे तीतर भी हैं, आधे बटेर भी हैं, और इस बात को समझने के लिए इस दौर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस जनरेशन से हमारा ताल्लुक़ है ना, स्पेशली हम दोनों का, हम मिलेनियल्स नहीं हैं, लेकिन हमने दोनों मिलेनियम्स देखे हैं। बिल्कुल सही। हमने पिछला मिलेनियम भी देखा है, हमने ये भी देखा। सर, तो क्या फ़र्क देखा है आपने दोनों मिलेनियम? ज़मीन आसमान का फ़र्क। यानी पिछले 30-35 साल जो तारीख़ का धारा चला है और ज़मीन का जो कुरा ये घूमा है, इसने पिछले 25,000 साल शायद इतना इर्तिकाई अमल ना दिखाया हो जितना पिछले 35-40 साल में दिखा दिया। हैरान ही कर दिया है कि तरक्की इतनी तेज़ भी हो। तरक्की ही नहीं, मैं डेवलपमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। डेवलप कर गया, बहुत आगे चला गया है। बाज़ चीज़ों में हम बहुत आगे निकल गए हैं, बाज़ चीज़ों में बहुत नीचे चले गए हैं। वो तरक्की माकूस है। यानी हमने सेलुलर टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हासिल कर ली, लेकिन एथिक्स में हम नीचे आ गए। हमारी कम्युनिटी और ग्लोबल थिंकिंग बहुत ऊपर चली गई। फैमिली वैल्यूज़ हमारी ना होने के मुतरादिफ रह गई। अखलाकी गिरावट का शिकार हो गए। अखलाकी गिरावट वहाँ आती है जहाँ मटेरियलिज्म हद से तजावुज़ कर जाए। ओके, मटेरियलिज्म भी इतनी बुरी चीज़ नहीं है अगर कैंडे में रहे, हद में रहे, लेकिन आप अपने एथिक्स को टच करते रहें, विज़िट करते रहें कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। आज तकाज़ा एथिक्स का कुछ और था, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। एथिक्स क्या इजाज़त देते हैं? छोटी सी मिसाल, आपने चूँकि कल्चर के हवाले से बात की है, ये बात थोड़ी सी बेरब्त हो जाएगी लेकिन है बरमाल। वो ये कि टीवी ड्रामा पाकिस्तान की पहचान हुआ करता था। हम सड़कें खाली करवा देते थे, यहाँ भी और बॉर्डर के पार भी, जब ड्रामा 87 चलता था, जब मन चले का सौदा चलता था, जब अंधेरा उजाला चलता था, वारिस चलता था। आज क्या हो गया हमें? मटेरियलिज्म की इस दौड़ में हम रेटिंग और कमर्शलाइजेशन के बोझ तले इतना दब गए कि हमने जो तबलीग थी उसमें जो रिफाई पहलू था, जो एथिकल कंस्ट्रेंट्स थी, उन्हें बालाए ताक रख दिया। चुनाचे आज कमर्शियल सब्जेक्ट्स हैं। उन्हें जी नहीं देखना ये कि क्या चीज़ पब्लिक डिमांड, और पब्लिक डिमांड ने तो तुम्हारी फिल्म का बेड़ा गर्क किया। ये गुज्जरिज्म, जटिज़म, ये मौला जट, हुमायूं गुज्जर, ये बंदों की अपनी ख्वाहिश नहीं थी, ये इस कंज्यूमर की डिमांड बन गई थी। कंज्यूमर एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है। ज़रूरी नहीं कि जो कुछ वो मांग रहा है वो उसे दे दें। आप स्पॉइल करते चले जाएंगे, वो स्पॉइल होता जाएगा, आखिर में कहेगा मैं नहीं मानता, मुझे तो ये नहीं पसंद, मुझे बॉलीवुड देखना है, मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, मुझे इंडियन टीवी देखना है, इंडियन फिल्म देखनी है, क्योंकि आप तो अच्छा काम कर नहीं रहे। तो इसलिए हर एक को कैंडे में रखने के लिए मामला, खैर बात दूर निकल जाएगी और तरफ निकल जाएगी, मैंने सिर्फ रेफरेंस देना था। अब देखना यह कि हम किस रिवायत के अमीन हैं, हमारे हीरोज़ कौन हैं, हमारे दुश्मन कौन हैं, हमारे विलन्स कौन हैं। हम अरब कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, इंडियन कल्चर को, कदीम इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, सेंट्रल एशियन कल्चर को अडॉप्ट करेंगे कि यूरोपियन कल्चर को? क्यों? इन तमाम कल्चर्स की आमेज़िश बदरजा तम मौजूद है हमारे खित्ते में। क्यों जनाब? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हम अपने आप को रिलेट करते हैं अन इंडियननेस कहकर। यानी जब पाकिस्तानी की डेफिनेशन की गई, या आप कह लें कि इम्पोज करने की कोशिश की गई, वो अन इंडियननेस कहकर। हम इसको इंडस पर्सन भी कह सकते थे
क्योंकि देखिए ना, बुनियादी हकीकत क्या है कि पाकिस्तान एक वहदानी रियासत नहीं है, एक यूनिटरी नहीं है। इसके अंदर सकाफती इकाइयाँ हैं। बड़ी सकाफती इकाइयों में पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है। इन चारों बड़ी सकाफती इकाइयों की 5-5 हज़ार साल पुरानी तारीख़ है। ये इनकी पुरानी रवायात हैं, अलग कल्चर है, इनके फोक टेल्स हैं। कदीम हिंद शास्त्रों में आप देखें, ख़ुद कदीम जो रगवीद है, कदीम हिंद शास्त्र, वो बताती है कि जब आर्यंस रेस आई थी तो यहाँ के मुकामी लोगों ने कैसे मुज़ाहमत की थी आर्यंस की। उसके बाद आप अगर फिर थोड़ा सा और आगे मज़ीद द्राविडियंस कौन थे? द्राविडियंस कौन थे? आप द्राविडियंस के नुमाइंदा बड़े शहरों को, मंजो-दाड़ो, हड़प्पा को हम क्यों नहीं प्रमोट कर पा रहे? अगर मंजो-दाड़ो और हड़प्पा शहर की तारीखी म्याद बनती है, इससे कम तारीखी म्याद के शहरों को तुर्की, मिस्र, इराक ने प्रमोट की है। हम इतने कदीम शहरों को, मंजो-दाड़ो, हड़प्पा जैसे शहरों को प्रमोट नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिर जो अमीन थे, अरब कल्चर जो है ना, हाँ उसका रेफरेंस बहुत जरूरी है। अरब कल्चर का भी जरूरी है। एक अजीब यलगार है। अच्छा आफ्ताब साहब, अरब कल्चर के अंदर भी जब अरब्स यहाँ आए हैं तो उन्होंने भी जो टर्म यूज की है वो एक टर्म यूज की है अल हिंद और एक अल सिंध। दिलचस्प बात यह है कि अल हिंद की टर्म जब वो अरब मोरखी ने यूज की, उसका मतलब वो आज का जो हिंदुस्तान बन रहा है, गगनेटिक जमनेटिक, और अल सिंध की जो यूज की वो जो आज का पाकिस्तान बन रहा है, इंडस। तो ये यानी मिडिवल पीरियड में, पोस्ट यानी जब मोहम्मद बिन कासिम की मैं बात कर रहा हूँ, पर्थ सिंधु और ऐसी टर्म्स वगैरह, तो हम इन चीजों को ले ही नहीं पाए। देखें ना, हमें शुरू से एक्नॉलेज करना चाहिए। एक नया सिलसिला शुरू हुआ, अगर आपने देखा हो, बड़ी तशवीशनाक बहस है, लेकिन एक तरह से सेहतमंद भी है। तशवीशनाक इसलिए कि बहुत सारी इमारतें हिलेंगी, ज़लज़ले आएंगे, और सेहतमंद इसलिए कि चलो डायलॉग की शक्ल तो निकली ना, कोई एक मुंह तो बना गुफ्तगू का कि मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो है या राजा दाहिर हीरो। बिल्कुल भाई, बात यह है कि ज़रूरी है कि दोनों में से एक को आपने हीरो बनाना है। मोहम्मद बिन कासिम एक जर्नैल था, उसके साथ नेचुरली आपकी हमदर्दियाँ हैं कि वो मुसलमान था, लेकिन तारीख़ को जिस तरह से मसख किया जाता है, वो क्यों आया, क्या उसका आना इस तरह बनता था, उमैयड्स पीछे क्या कर रहे थे, फौरी तौर पे तब्दीली आई तो क्या हो गया। एक बुनियादी बात हमें समझनी चाहिए। अगर हम एक किसी भी ऐसे, मैं मोहम्मद बिन कासिम को अभी सामने नहीं ला रहा, हम किसी भी अगर किसी ऐसी शख्सियत को, किसी ऐसे जर्नैल को, किसी ऐसी रियासत को ग्लोरीफाई करेंगे कि जो किसी दूसरे मुल्क पर जाकर हमला कर दे, किसी दूसरे तहजीब पर जाकर हमला कर दे, तो इसका मतलब ये है कि हम एक तरीके से साम्राज्य को, इंपीरियलिज्म को जस्टिफाइड कर रहे हैं। तो फिर यूरोपियंस ने, फ्रांस और इंग्लैंड, पुर्तगाल ने जो एशिया और अफ्रीकी ममालिक पर कब्जे कर लिए, कंट्रोल अपना कर लिया, उसको भी हम जस्टिफाइड करेंगे कि किसी भी तहजीबी इकाई पर। क्योंकि यहाँ उस वक्त हम देखें तो सिंध में मुसलमान तो थे नहीं कि यहाँ पर मुसलमानों पर जबर हो रहा है या मुसलमान किसी किस्म का इस्तेसाल का शिकार हो रहे हैं। यहाँ की सिंध की जो आबादी थी, अक्सर थी, वो बुद्धिस्ट थी और रूलिंग क्लास हिंदू थी राजा दाहिर की सूरत में। तो इस अटैक को कई लोग मजहबी रंग दे देते हैं, हालांकि ये मजहबी रंग नहीं है। ये उस वक्त के, अगर हम देखें तजारत, उस वक्त की मईशत, वो जो ख़ास तौर पर बहरा अरब का इलाका था, वहाँ से जो अरब सल्तनत थी वो किस तरीके से अपनी तजारती गुजरगाह को सेव करना चाहती थी। मजहबी कुशन दिया गया है, मजहबी कुशन दिया, बड़ी दो नंबरियां की गई हैं, तारीख को फाइन ट्यून किया गया, इंपोज करने की कोशिश की गई। वैसे आफ्ताब साहब, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी कंट्रोवर्सीज चल आजकल, तो मैंने कहा बेशुमार कंट्रोवर्सीज। देखें जी, मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर क्रिटिकल बात करने का ये मतलब नहीं है कि मैं राजा दाहिर के इश्क में मुब्तला हूँ। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि राजा दाहिर एक ऐसा इंसान था कि मैं अगर उसके दौर में होता तो उसका दोस्त बनना हरगिज़ पसंद ना करता। मोहम्मद बिन कासिम होता तो मैं उसका दोस्त बनना पसंद करता। सर, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उसके अंदर वो अखलाक बाख्तगी, वो इक़्तिदार परस्ती नहीं थी जो इन राजा साहब में थी। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को जिस तरह हमने ग्लोरीफाई किया हुआ है, जिस तरह उसकी यहाँ तशरीफ़ आवरी को हमने दास्तानियत में गुम कर रखा है, जिस तरह हमने उसको एक अवतार बनाकर पेश किया, मतलब बुनियादी गलतियाँ की हुई हमने। मसलन क्या? मतलब उसकी उम्र कि जो वो 17 साल का था। ये बात अकल तस्लीम ही नहीं करती कि वो दामाद था हज्जाज बिन यूसुफ का। और हज्जाज बिन यूसुफ कौन था, कैसा था, उसका रवैया अवाम के साथ क्या था, वो किस नौयत और किस तरह का हुक्मरान था, वो पूरी दुनिया जानती है। उसको मज़ीद डिस्कस इवन करने की ज़रूरत नहीं। और जिस दर्दनाक अंजाम से वो और उसका खानवादा दो चार हुआ,
उमैयद के अंडर, वो भी आप जानती हैं, 17 साल जो कि दामाद भी था, दामाद हुए काफ़ी देर हो गई थी उसे, वो मुमकिन नहीं है कि वो एक इतना अहम काम एक नौखेज बच्चे को दे देता। उसकी उम्र 27 साल थी। या ये कातिब की गलती है और या ये मुर्रिख की हमाकत है। अच्छा आफ्ताब साहब, ये वैसे आपका रेफरेंस क्या है? क्योंकि ये तो हर जगह ऐसे लिखा हुआ है, मशहूर किया हुआ है जी, 17 साल का नौजवान एक लड़का आया और उसने आकर हिंदुस्तान फतह कर लिया, दीबल से मुल्तान तक उसने। अगर मुझसे इस उम्र में पूछें तो मैं तो 27 साल के नौजवान को भी कहूंगा भी वाह वाह वाह। जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उसमें यही लिखा हुआ है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, या ये कातिब की हमाकत है या मुर्रिख की गलती है। और मैं रेफरेंस के तौर पे, मैं बगैर रेफरेंस के, पहला रेफरेंस होता है आप अकल इस्तेमाल करें। हमने ब्रेन को, कॉमन सेंस को अनयूज्ड अल्लाह को वापस नहीं करना, या अल्लाह देख लो हमने जैसी ली थी वैसे वापस कर दी। उसका इस्तेमाल है, आप अकल को इस्तेमाल करते रहें, तफक्कर करते रहें, ख्याल आप जितने मर्जी डालो। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखे, किसी भी वक्त आइडिया आ सकता है। यहाँ पे रेफरेंस बड़ा बन रहा है खूबसूरत हिस्ट्री का, सुल्तान मोहम्मद फातेह के हवाले से, टर्किश, हम टर्किश बात भी करेंगे बाद में। लेकिन अल्लाह ने उसको एक आइडिया दे दिया, वो कतन को ऐसा ज़हीनो फतीन नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसको इमॉर्टलाइज कर दिया एक आइडिया देके। अब डिटेल्स में फिर किसी वक्त जाएंगे। इसी तरह ही मैंने पहले खुद सोचा, मेरे हलक से नहीं उतरा कि 17 साल का नौजवान वो आया होगा। देन आई कॉल्ड द अथॉरिटी, जो उस दौर की मेरे हिसाब से अथॉरिटी नंबर 1 थी। ये बात है आज से लगभग 12 साल पहले की। मैंने मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिल्ली फ़ोन किया सर, बिल्कुल सही, और मैंने गुजारिश की कि मैं दिल्ली हाजिर हुआ था, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा चूँकि क़याम बहुत मुख्तसर था, मैं रह नहीं सका और मैं ज़ियारत नहीं कर सका आपकी। तो ही वॉज काइंड इनफ, ही स्पोक विद मी। बीमार होने के बावजूद वो खांसते भी रहे और मेरे साथ गुफ्तगू भी करते रहे। बिल्कुल सही। फिर उन्होंने कहा कि मैं 2 चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ तुम्हारी, कि तुम्हारी दोनों कंसर्न्स ठीक हैं। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र, देखिए हम बात उसकी उम्र की कर रहे हैं। अगर यहाँ मसला हो गया है, कोई कहे अच्छा जी चलो 27 मान लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ज़ेब दास्तान से आगाज़ किया, ये गलती की तो आगे भी की होगी, यहाँ डिस्टॉर्शन की तो आगे भी की होगी। और दूसरी बात थी तारिक बिन ज़ियाद के 4 बहरी जहाज़ों को जलाया जाना, कि उसने बहरी, जब कहते जी कश्तियाँ जला के बहरी जहाज़ फोंक डाले उसने। मैं नहीं मानता था कि उसने इस पर तो नॉवेल्स लिखे गए, हिस्ट्री लिखी गई, किताबें, बच्चों को रटा दिया गया। आपको तारीख देखें, नसीम एजाजी को प्रमोट किया गया ना, उसके ड्रामे दिखाए गए हैं, पढ़ाया गया है, बच्चों को रटाया गया है। वो देखिए मजबूरी थी ना, किसने की है? पीटीवी ने किया। पीटीवी साया शमशीर में रहते हुए यही कुछ कर सकती थी। पीटीवी किसकी मिल्कियत था? पाकिस्तान की। पाकिस्तान किसकी मिल्कियत है? ये तो फिर आप देखा, यहाँ के पर जलने लगते हैं। अच्छा सर, तो भाई उस वक्त मसाइल थे। नसीम हिजाजी एक बहुत बड़ा राइटर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नसीम हिजाजी बहुत बड़ा मौर्रिख है, ये बात गलत है। हर राइटर मौर्रिख नहीं होता, वो तारीखी अदीब हो सकता है लेकिन मौर्रिख नहीं होता। तारीख जानता है लेकिन साथ ज़ेब दास्तान के लिए। अब एक अगर अक्लमंदी वो कर लेते, कहते कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हकीकत पे मबनी है और बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो सिर्फ दिलचस्पी के लिए। एनीवेज, ये बात भी उन्होंने तस्लीम की। वहीदुद्दीन खान जो असबाक तारीख का राइटर, हाँ, उनको मुस्तनद मौरिख माना जाता है, हिंद पाक डायरी का राइटर, बहुत बड़ा आलिम, सब कॉन्टिनेंट में इस्लामिक हिस्ट्री और उस पर्सपेक्टिव को अगर देखा जाए तो शायद सबसे बड़ा नाम मौलाना वहीदुद्दीन खान है। तो उन्होंने मेरे साथ इत्तफाक किया और मैं अंडर ओथ बता रहा हूँ कि अपनी नाअहली के बावजूद मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मैंने उन्हें ट्रेस कर लिया दिल्ली में। और उस वक्त मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन का कि वहाँ मेरे दोस्त थे बैठे हुए, मैंने उनकी खिदमत हासिल की। उनमें से एक बंदा बार बार जाता था उनके घर कि सर आप अगर आज ठीक हैं तो आफ्ताब साहब से आपकी बात, मैं उन दिनों दुनिया टीवी में हस्बे हाल कर रहा था। फिर जब बात हुई तो उन्होंने ये भी एग्री किया कि मैं ये भी नहीं मानता, लेकिन हमारे पास हकायक इस कदर मसक हो चुके हैं कि हम लोगों को क्या बताएं कि जी तारिक बिन ज़ियाद ने किश्तियाँ नहीं जलाई थी। अच्छा। लोग मानने को तैयार नहीं। अच्छा, आपने फिर खुद तहकीक की इस हवाले से? मैं फिर जब अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं हज पे जब गया ना, अच्छा। तो ये बात मैं वैसे शो में गालिबन कर चुका हूँ पहले, बहुत सारी बातें जो मैं पिछले 12 साल यही डिस्कशंस करता चला रहा हूँ। वहाँ पर मुझे पता चला कि मदीना यूनिवर्सिटी वहीं पे है, मस्जिद नबवी इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। सही। तो किसी ने बता दिया, पाकिस्तानी था कोई जो वहाँ पे काम करता था, वहाँ के रेक्टर के ऑफिस में, कि एक
कोई मरासला निगार पाकिस्तान से आया हुआ है, कोई वकाया निगार, वो कॉलम निगार को वो अपने अंदाज में, तो वो ज़रा ज़्यादा इज्जत करते हैं कि भाई कॉलम निगार होना जो है वो मजाक नहीं होता, एंकर शैंकर को वो कुछ नहीं समझते। तो मुझे बुलाकर उन्होंने मेरे साथ गपशप भी की, उन्होंने मिलवाया। तो उसने कहा जी आप जितने दिन हैं ना मदीना में क़याम, मुझे चेक कर लिया करें, अगर मैं बैठा हूँ तो हम गपशप कर लिया करेंगे। दूसरे दिन मैंने उनसे गुजारिश की कि वो बड़ा उम्दा गहवा पिलाया करते थे, खजूरें बड़ी लाजवाब थी उनके पास, तो कहने लगे कि कोई डिस्कशन पॉइंट्स आपने मेरे साथ करने थे वो बताएं। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक तहकीक करके बता दें, क्या तारिक बिन ज़ियाद ने वाकई कश्तियाँ जलाई थी? बहुत दिलचस्प हमारा मकालमा हुआ इसके ऊपर। कहने लगे कि तारीख की किसी किताब, मुस्तनद अरबी किताब में, जो मुस्तनद किताब बिल्कुल, जो बुनियादी माखज़ तवील अरसे तक, 150-200 साल तक तो तज़किरा ही नहीं ना उसका, आगे चल के बहुत सारी डिस्टॉर्शंस के साथ इस तरह की बात आई। ये यूरोप में एक वाक़या हुआ था किसी और बादशाह के साथ। फिर कहते मुझे 3-4 दिन दो, मैं अपनी काउंसिल के साथ डिस्कस करूंगा। सर उसके ज़रा हकायक देखें उसने क्या मेरे सामने लाया। कहते इन हकायक की रोशनी में फैसला तुम खुद कर लो, क्या उसने कश्तियाँ जलाई थी? बिल्कुल सही। वो कहते हैं कि ये वो कोड ऑफ एथिक्स है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का सबसे बड़ा सरदार, सबसे बड़ा बादशाह और सबसे बड़ा सिपा सालार, द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड, उसने अपने फातिहीन के लिए वज़ा कर रखा था कि बच्चे पे हाथ नहीं उठाना, औरत पे हाथ नहीं उठाना, बुजुर्गी को पायमाल नहीं करना, जो अमान मांगे उसको अमान दे देनी है, दरख्त नहीं काटना, प्रॉपर्टी नहीं जाया करनी, बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं जाया करनी। अब उस दौर का शिप जो था वो आज का स्पेस शटल है। बिल्कुल ऐसी। वो पागल था, इतना पढ़ा लिखा आदमी, उसको तो हमने बर्बर कह के वो कर दिया ना कि बर्बरियत थी। ही वॉज अ बर्बर, वो नॉर्थ अफ्रीकन बर्बर था, बहुत बहादुर आदमी था। और मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं तारिक बिन ज़ियाद को याद करता हूँ, बहुत शानदार आदमी था। वो कैसे मुमकिन एक पढ़ा लिखा आदमी अपने नबी की बात, अपने सरदार की बात, वो कितना को फासला था। हम तो अब बहुत पुराने, मतलब अब तो बड़े 1000 साल से ज़्यादा हो चुका है, उस वक्त तो ताज़ा बात थी कि वो फरामोश करे, उसी के रास्ते में लड़ रहा है, उसी के दीन को प्रमोट कर रहा है, यूरोप फतह करने जा रहा है। कैसे मैं मान लूं कि एक इतना बरगजीदा आदमी उसके कहे को पामाल करे? इसलिए उसने कश्तियां नहीं जलाई। अच्छा आफ्ताब साहब, बड़ी अहम ये आप तस्दीक कर रहे हैं तारीख के हवाले से, हमारे यहाँ जो एक तस्वर बने हुए हैं या तस्वर बनाए गए हैं, इसमें एक और भी तारीख को बड़ा डिस्टॉर्ट किया गया। जब मोहम्मद बिन कासिम को ये कहा जाता है कि उसके वजह से इस्लाम आया या उसकी वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, ये भी बहुत बड़ी तारीखी डिस्टॉर्शन है। देखें जी, इस्लाम तो मलाबार से, सर जो ताजर थे मलाबार में, वो 712 से कहीं पहले 30-40 साल पहले वहाँ आ चुके थे, वहाँ मस्जिद बन चुकी थी। मलाबार में बाकायदा मुसलमान वहाँ मौजूद थे, मुसलमान बस्तियाँ वहाँ मौजूद थी। तो ये भी बड़ा डिस्टॉर्ट किया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम आया तो इस्लाम आ गया। असल में इस्लाम तो मिडिवल पीरियड, वो इस्लाम था जरूर लेकिन चुप चुपीते था। ये इस्लाम खड़के बिड़के वाला था, ये दरअसल था जी। थोड़ा सा जब आया तो नजर आया। माननी पड़ेगी आपको ये बात। आखिर क्या वजह कि जब बाहर से इंट्रूडर आता था, अवाम ज्यादातर उसको लब्बैक कहने वाले होते थे। क्यों? राजा दाहिर के हालात भी तो देखें, मुझसे मत पूछें, उसके अपने चचनामा पढ़े। बिल्कुल, आप चचनामा पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको समझ आएगी कि उस वक्त के हालात क्या थे, इक्तदार की खातिर ये लोग कर क्या रहे थे। जी अफसाब साहब, लेकिन उसमें वो अक्सरियत बुद्धिस्ट थी ना, वो महता बुद्ध की पैरोकार थी। जी, जी। वो इस तरीके से राजा दाहिर के साथ आकर खड़ी नहीं हुई, उसने उस तरीके से मुजाहिमत नहीं की, ये भी बहुत बड़ी वजह है। और सर उसके बाद ये तासुर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में तो तारीख बताती है, वो 3 साल हुकूमत करके चला गया। इस्लाम तो यहाँ फैला 11वीं सदी के बाद जाकर सूफिया इकराम की बदौलत। देखें, इस्लाम यहाँ पर फैला 90%, बल्कि इससे भी ज्यादा सूफिया कराम की वजह से ही है। बिल्कुल। लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन दिल्ली की थी, और यह सिलसिला 1030 के बाद आपको नजर आता है। बिल्कुल सही। सूफिया ने आना जाना भी तभी शुरू किया था प्रॉपर, जिसको आफ्ताब साहब, लेकिन फिर कई सूफिया ने दिल्ली दरबार को माना भी नहीं, तस्लीम भी नहीं किया, बल्कि मुजाहमत भी की। ये भी था, ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि पंजाब के, आज के खैबर पख्तूनख्वा के, दिल्ली के तरफ के कई ऐसे सूफिया हमें नजर आते हैं जी, जो बाकायदा मुजाहमत करते हैं। जी, लेकिन अक्सरियत बहरहाल ऐसी थी जिनको बादशाह की, देखें उस वक्त अगर पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत होती पूरे हिंदुस्तान पर, तब ऐसा बिल्कुल अशोका का दौर होता। बिल्कुल, ये तो वैसे कबल इस्लाम है, हाँ, अशोका, लेकिन अशोका और औरंगजेब 2
शख्सियात थी, सिर्फ पता ना आपको, जिसके अंडर पूरा हिंदुस्तान एक परचम तले था। अकबर नहीं, अकबर नहीं था, अकबर के काफी दौर हद में तक। जी काफी हद तक अगर कहना है तो भाई ठीक, टोटल इट वाज अशोका चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था भाई चंद्रगुप्त जी, जी। मौर्य के दौर में, उसके तो उसकी अपनी रेशा दवानियां थी। नहीं, उसके अपने दौर में भी सर ये बैटल पूरा ऑफ क्लिंग के बाद, जिसको कलिंगा कलिंगा, कहते जी हैं, हाँ। कलिंगा की जंग के बाद एक परचम तले। एक परचम चले। आज का ये पूरा पाकिस्तान, इंडिया, Exactly. बांग्लादेश, अफगानिस्तान। जी 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 जी। तो कहने का मकसद ये कि जो हेड ऑफिस होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल सही। तो उस वक्त शोर शराबा नहीं था। मालाबार की आपने मिसाल दी ना, जी, जी। तो उसकी ठीक है मस्जिद भी बन गई थी। देखिए यहाँ पर मल्लाह आते थे, यहाँ पर जहाजरान आते थे, ताजर आते थे, ये बड़ी शानदार जगह थी। बिल्कुल। और फिर सेलोन जाते हुए, सरांदीप जाते हुए रास्ते में ये बड़ी लाजवाब स्टॉप ओवर था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम आया, अब उस लड़की ने वो जो चिल्लाई के हेल्प हेल्प ओ हज्जाज हेल्प, जो उसने ये तो मैं पता नहीं सर हज्जाजी की जी। है या हकीकत में। अब जैसे एक चीज होती है नरगिसियत, हमें मानना पड़ेगा एक चीज है हिजाजियत, हिजाजी। नसीम हिजाजियत। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त। हाँ, अब हालांकि इसमें नसीम हिजाजी का कोई कसूर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए कि मैंने उसे पढ़ा हुआ है। वो बहुत शानदार राइटर है बिलाशुबा, लेकिन जो लिखा है वो लिटरेचर है, तारीख नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल सही। अब आइए मोहम्मद बिन कासिम जीता कैसे? दो बहुत बड़ी वजूहत। नंबर एक, यहाँ लोग तंग थे उससे, जो अक्सरियत थी बुद्धिस्ट की थी, उसकी इस्तबदाद से तंग थी। ये जब आया तो एक तो इसके अंदर, चूंकि खुद बड़ी हलीमी वाला आदमी था, ये बड़ा लाजवाब किरदार का मालिक था, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, ही वॉज अ ग्रेट कमांडर एंड अ वेरी मॉडर्न वॉरियर। नुफ्त लेकर आया था, मंजनीक लेकर आया था, ये चीज़ें थीं जो हमेशा फतह याब करती हैं। साइरस द ग्रेट जो मेरा मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट है, उसके अंदर अगर मॉडर्न वॉरफेयर निकाल लें तो टके का जर्नैल नहीं था। वो जब भी जीता है अपनी मॉडर्निटी की वजह से जीता है। अंग्रेज़ ने हुकूमत की है तमाम कॉन्टिनेंट्स पे तो अपने मॉडर्न होने और मशीन पर काबिज होने की वजह से। तो नाज़रीन, आज का डायलॉग विद हिस्ट्री आपने देखा। अभी वक्त की किल्लत आड़े आ रही है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।